कि हमारे देश के लोग हैं, हमारे अन्नदाता है, इस तरह अपना खून बर्बाद कर रहे हैं या इन्हीं की कमाई हम लोग खाते हैं। जब अभी कोरोना हुआ था 3% किसानों ने हमारे जीडीपी को गिरने से बचाया था। ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मोदी सरकार जी मैं कहांगा ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। एक तरफ तो ये खेती करते हैं और दूसरी तरफ बॉर्डर पर इनका बेटा शहीद होने जाता है, लड़ने जाता है, बॉर्डर संभाल रहा है। तो ये देश की जनता के साथ किस तरह का दोहरा नीति अपनाई जा रही है। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। जब ये बिल लाना था तो उसी सितंबर के मंथ में पार्लियामेंट में ही ये बिल ला दिया गया। तो क्या उस टाइम कोरोना नहीं था? और मैं ये बोलती हूँ अगर शीतकालीन सत्र है, एमपीज के जीवन को खतरा है तो एमपी सैलरी क्यों ले रहे हैं? दोस्तों कहते हैं कि खुदा ने हुस्न नादानों को बख्शा, जर बखीलों को, अकलमंदों को ना ने खुश्क और तर हलवा रजीलों को। मेरे नाल इस वक्त ज़ैबा खान मौजूद ने। मैं इस करके तुहानूं उर्दू का शेर सुनाया हैगा। दोस्तों कहते हैं कि उस खुदा की अनोखी खेड़ हैगी है भी जिन्होंने खूबसूरत बना देंदा उन्होंने अकल नहीं बख्शदा, पर इत्थे वो गल उल्टी हो जाती है। इत्थे खूबसूरती भी मेरे नाल दो खूबसूरत चेहरे मौजूद ने। भाई साहब भाई निमाणा जी मौजूद ने ਜਿਹੜੇ खास तौर के उत्ते खूनदान कैंप ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। और सब तो विलक्षण गल यह है दोस्तों दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ कि इस खूनदान ਦੇ ਨਾਲ चिट्ठियां लिखियां जा रही ने, वो भी खून ਦੇ ਨਾਲ। भाई कन्हैया जी ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ हैगी है उन्होंने आप प्रेजिडेंट ने, और ज़ैबा जी खास तौर के उत्ते झारखंड तो आए हुए ने। 30 नवंबर से आप यहाँ पे हैं जी। सो गल कर लेंगे हैं जी ज़ैबा जी के नाल ते सर दे नाल। मैम क्या कहना चाहेंगी, जैसे अभी आप देख रहे हैं जो हालात बने हुए हैं, इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ हो ही नहीं रहा। जैसे हम कहते हैं कि स्लो पॉइजन, कि बंदे को पता भी ना लगे और बंदा मर भी जाए। अभी हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है, सर्द रुत इजलास होता है, वो भी कैंसिल कर दिया कोरोना का बहाना लगाकर, है ना। और जो भी यहाँ पे कोशिशें कर रहे हैं किसान, कभी भूख हड़ताल कर रहे हैं, कभी खून की चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। मोदी बॉम्बे जाकर अंबानी के पोते को तो वहाँ देखते हैं, जो यहाँ पे आप खून की चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, जो यहाँ पे किसान शहीद हो रहे हैं, क्या उनकी कोई ख्याल नहीं आता उनको? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं झारखंड से ज़ैबा खान। आपने बहुत सही बोला, मोदी जाकर अंबानी के पोते को तो देखते हैं, पर हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने नहीं आते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब नवाज शरीफ की माता का मरती हैं, उनका मृत्यु होता है, तो उस पर शोक संदेश भेजते हैं, पर यहाँ के लिए उनकी कोई संवेदनाएं नहीं है। और पाकिस्तानी और आतंकवादी किसे बोला जाता है? जो यहाँ पे हैं। बिरयानी खाने आप जाते हैं, गिफ्ट लेने आप जाते हैं, शोक संदेश आप भेजते हैं, और बदनाम कौन होता है? जो यहाँ पे हैं किसान, जो यहाँ पर किसान है, और जो बेचारे कुछ गरीब कमजोर लोग, वो लोग बदनाम होते हैं। तो मैं सबसे पहले तो देश की मीडिया से बोलूंगी कि अपने भाषा को फिर से सुधार कर बोलिए, गलत बात मत कीजिए, इल्जाम मत लगाइए। देश में पाकिस्तानी कौन है, कौन पाकिस्तान का किसका प्यार दिल में बैठा हुआ है, वो सब जान रहे हैं, लेकिन बोला उल्टा जाता है मौके के हिसाब से। यहाँ पर मजदूर हमारे किसान भाई शहीद हो रहे हैं, पर यहाँ के लिए कोई संवेदना नहीं है हमारे किसान भाई। और यहाँ पर देखिए ये जो कमेटी है, बिल्कुल भाई कन्हैया जी सेवा सोसाइटी, भाई कन्हैया जी सेवा सोसाइटी जो है, ये लोग पूरे खून से अपने लेटर प्रधानमंत्री जी को लिख रहे हैं। दोस्तों ਅੱਜ मैं भी बता दूं दोस्तों, ਅੱਜ ਦੂਜਾ दिन है। पहले दिन भी खून ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ प्रेजिडेंट ने, और ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ भी ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। मैम अभी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तरनजीत सिंह निर्माणा जी ने ये लेटर लिखा है, और इनकी कमेटी ने, तो बहुत देखकर अफसोस हो रहा है। भारत सरकार को एक बार विचार करना चाहिए कि हमारे देश के लोग हैं, हमारे अन्नदाता है, इस तरह अपना खून बर्बाद कर रहे हैं या इन्हीं की कमाई हम लोग खाते हैं। जब अभी कोरोना हुआ था 3% किसानों ने हमारे जीडीपी को गिरने से बचाया था। ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एक तरफ तो ये
खेती करते हैं और दूसरी तरफ बॉर्डर पर इनका बेटा शहीद होने जाता है, लड़ने जाता है, बॉर्डर संभाल रहा है। तो ये देश की जनता के साथ किस तरह का दोहरा नीति अपनाई जा रही है। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि अभी किसके लिए काम किया जा रहा है? अपने कुछ मित्रों के लिए, अपने देश के अन्नदाता के साथ दुश्मनी की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले जैसे वो बोल रही है जो बिल आया है बहुत फायदेमंद है, तो कैसे फायदेमंद है? यही बिल तो एपीएमसी बिहार से हटाकर 2006 से लागू किया गया, लेकिन बिहार के किसानों की हालत जो है देश में सबसे खराब है। वहाँ की जो मासिक आय है, मंथली इनकम है वहाँ के किसानों की सिर्फ 5,000 है और पंजाब और हरियाणा की 15,000 है। तो मोदी सरकार क्या चाहती है कि बिहार के किसानों जैसी हालत पंजाब और हरियाणा के भी किसानों की हो जाए, वो भी इतने गरीब हो जाए। आपसे अनुरोध है कि आप ये बिल को वापस लीजिए और देश दिन पर दिन अगर कोई किसान फायदा नहीं लेना चाहता है तो आप क्यों जबरदस्ती फायदा एक और बात सामने आती है। मोदी जी ये कहते हैं कि मैं पंजाबी ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾ ਵਧਾਤੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਨਮਕ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਮੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿਕਿਆ ਕਰੂਗਾ। हमारे मैम पंजाब के एक महापुरुष ने पहले बता दिया था, इस सदी की शुरुआत में बता दिया था 19वीं सदी के कि पानी बोतलों में बिका करेगा। उनको उस वक्त लोगों ने कहा था मूर्ख है कि कोई पानी भी बेच सकता है बोतलों में। तो हुण ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਤੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਦੋ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਦ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ? ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਫ੍ਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨੀ ਤੇ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ 27ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਆ ਮੇਰੀ ਜੀਬਾ ਭੈਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੀਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਚੱਲਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਗ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਜਗਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਸਫੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍रंथ साहब जी। मैं तो पूछ रहा एक बारी कि किस चीज़ ने, क्योंकि तुसी आप झारखंड से हो, बहुत दूर है यहाँ पे झारखंड, और बहुत सारी मेरी अभी बहनें हैं वो शायद पंजाब की होंगी, वो भी अभी घर बैठी होंगी शायद, है ना। तो क्या चीज़ थी, आपको क्या लगा कि इतनी दूर से आप यहाँ पे आ गए हैं? किस चीज़ ने खींच किया आपको? सही के साथ खड़े होने के लिए, कोई भी गलत के खिलाफ आवाज उठाना हर भारतवासी का धर्म है। ये रोटी का कर्ज है जिसे अदा करने मैं यहाँ पर आई हूँ। आज तक किसानों का नमक हमने खाया है। ये वक्त आया है किसानों के साथ खड़े होने का, इनके आवाज़ों को मजबूत करने का। तो उस आवाज़ को मजबूत करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया गया, जबकि एक विशेष सत्र बैठाया जाना चाहिए था पार्लियामेंट में, ताकि बातें हो सके एमपीज के बीच में। क्योंकि जो काम वार्तालाप से हो सकता है वो ऐसे नहीं। तो देखिए किस तरह बहुत श्रूडली ये बोला जाता है कि कोरोना है, एमपीज के जीवन को खतरा हो जाएगा, इसलिए शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन मैम आपको लगता है कि ऐसे माहौल में जहाँ पार्लियामेंट है, जहाँ इतनी फैसिलिटीज होती हैं, नहीं, और मैं अभी खत्म, और लेकिन जब ये बिल लाना था तो उसी सितंबर के मंथ में पार्लियामेंट में ही ये बिल ला दिया गया। तो क्या उस टाइम कोरोना नहीं था? और मैं ये बोलती हूँ अगर शीतकालीन सत्र है, एमपीज के जीवन को खतरा है, तो एमपी सैलरी क्यों ले रहे हैं? सैलरी को बंद कीजिए आप एमपी के, और वो उसी पैसे को जनता के हित में लगाइए। कुछ दिन पहले हम देखते हैं कि हमारी जो नर्सेज हैं और जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन पर लाठियां चलाई जाती हैं। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, कुछ मांग कर रहे थे, तो वो पैसे आप दीजिए, सभी को जनता के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जब कोरोना आया था ये लोग बोलते हैं जनता की फिक्र है, तो जनता के हित में काम कर रहे हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं, तो इन्हें जनता की फिक्र है ये अपना पता नहीं। कोरोना आया था तो पीएम केयर्स फंड बना था, कितने पैसे सभी ने उसमें दिए। जब पैसे सब आ जाते हैं तो सरकार हाथ खींच लेती है और बोलती है आत्मनिर्भर बनिए। हाँ, अभी भी कितने पैसे पीएम केयर्स फंड में है जिसका कोई आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, उस पर नहीं है। वो पैसे का यूटिलाइज कहाँ किया जा रहा है? तो कैसे बोल सकते हैं कि देश की जनता की फिक्र है? आज मजदूरों का जो भी कानून था, जो पिछली सरकारों ने सुनिश्चित किया था, वो कानून को निरस्त कर दिया जाता है। यानी मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने की पॉलिटिक्स है। किसानों की हालत जर्जर है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा है, बॉर्डर पर सेना को सारी सुरक्षा मुहैया नहीं है, हर तबका आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है देश में, हर जगह वैसे ही हाल है। एकदम सभी की हालत एक ही जैसी है, खराब। और बोलते हैं कि सिर्फ गरीबों की फिक्र है। मुझे तो लगता है पूरे देश की जनता देख रही है, कुछ पूंजीपति मित्रों को छोड़कर, और किसी की चिंता नहीं है। जब ये कानून सितंबर में पार्लियामेंट में पास होता है तो अगस्त तक कैसे साइलो बन जाता है? कैसे उनके पूंजीपति मित्रों ने साइलो पहले से ही बना लिया। सबसे ज्यादा ये साइलो पंजाब और हरियाणा में ही है भंडारण के लिए। तो उन्हें सपने आए थे क्या जो देश में कानून बनने से ही पहले भंडारण की पूरी व्यवस्था कर ली जाती है? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि पूंजीपति मित्रों, उद्योगपतियों के साथ मिलकर आप देश की जनता और किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। किसानों को क्या बंधुआ मजदूर बना देना चाहते हैं? और गांव से पलायन हो जाए किसानों का, खेती बंद हो जाए और सारा एक बार फिर से देश को गुलाम बना देना चाहते हैं। मैम अभी आप झारखंड से आई हैं और बॉलीवुड में बैठी हुई महिलाएं, जो मैं उसको बहन ही बोलूँगा, हालांकि उनको शायद अकल कम होगी, वो कहती हैं कि यहाँ पे 100 रुपये लेके आपको, आपने भी सुना होगा, तो क्या गुजरती है जब आप जैसी जो बहनें यहाँ पे आई हुई हैं इतनी दूर से और कोई इस तरीके से? बहुत शर्म की बात है। शर्म आना चाहिए कि एक महिला होकर महिला के लिए इस तरह की बातें बोलती हैं। लेकिन एक बात ये भी है ना, जब इंसान बोलता है तो उसके अंदर क्या संस्कार है, वो संस्कार दिखता है अंदर का। और एक बात और है, बॉलीवुड में आजकल ट्रेंड चला हुआ है, जिसकी दुकानदारी बॉलीवुड में कम हो जाती है, फिल्में नहीं चलती हैं, तो वो इस तरह का ये स्टेटमेंट देते हैं ताकि फेम हो, नेम एंड फेम के लिए। फिर से उनकी, जैसे कुछ दिन पहले सोनू निगम भी दिए थे, सोनू निगम जी का भी स्टेटमेंट इसी तरह कंगना रनौत जी का आता है। तो जिनका नहीं चल रहा है, वो फिल्में नहीं चल रही हैं, तो वो इस तरह का स्टेटमेंट हथकंडा अपनाते हैं ताकि नाम हो सके। और सरकार में हो सकता है लास्ट में, जैसे देख रही हैं आजकल हो रहा है, एमपी बना दिया जाता है, राज्यसभा में चले जाते हैं, कुछ पद मिल जाए, इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट दे रही है। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी महिला एक महिला के खिलाफ
इस तरह का स्टेटमेंट देंगी। आप कैसे देख रही हैं कि मामला लटकाया जा रहा है वो सब? देखिए, सरकार कुछ ना कुछ तो कूटनीति इसमें कर रही होगी और कोशिशें तो जारी होंगी कि किस तरह कमज़ोर किया जाए, किस तरह तोड़ा जाए, किस तरह इल्ज़ाम लगाया जाए, किस तरह देश की जनता को भरम में लाया जाए। तो इस तरह की तो कोशिशें हो रही होंगी, इसमें तो कोई सब समझ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी जज्बा कायम है और मेरे ख्याल से बेशक अभी बिल रद्द नहीं हुए हैं पर पूरी दुनिया में एक मिसाल ज़रूर कायम होगी है इससे? जी, किसान भाइयों की हिम्मत को देखकर और जिस तरह इतनी सर्दी में बैठे हुए हैं, इनके हिम्मत और जज्बा को देखकर और जिस तरह से ये आंदोलन हो रहा है, इसकी अच्छाइयों से ये पूरे देश विदेश में नाम तो हो गया है कि किस तरह किसान भाई हमारे आंदोलन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को भी मानना पड़ेगा अपने भाइयों की हिम्मत को देख, किसानों की हिम्मत को देखकर। कहीं ना कहीं सरकार भी समझ रही होगी कि वो सही पर है और सरकार ही यहाँ पर गलत पर है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਕਰੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦ 'ਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਨੁਜ਼ਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਿਰਫ ਗੋਲ ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਆਪ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਿਲ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਦ, ਹੱਥ ਕਾਰਵਲ ਚਿਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੰਗਰ ਕੌਣ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਪੜੇ ਕੌਣ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਆਗੂ ਅਸਲੀ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਛੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਣਕਯ ਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹਨੇ ਧਨ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂ, ਫੁੱਟ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦੰਡ ਦੀ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੇ ਝੁਲਦੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 100% ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।